आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और हेल्थ भी आप लोगों की बढ़िया होगी। तो जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हम एक सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको लॉजिकल तरीके से अप्रोच करने जा रहे हैं। तो आज बेसिकली क्लास है प्रोनाउंस की। इससे पहले टेंसेज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने आंसर्स को वहाँ पर टैली कर लिया होगा और लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। इसकी भी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, तो ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ आपने उन्हें भी सॉल्व कर लिया होगा। तो आ जाइए इसे अप्रोच करते हैं। तो कौन कौन से सेशंस वैसे होंगे, तो नाउन्स होगा, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, आगे डेट्स भी लिखी हुई हैं कब कौन कौन सी डेट को सेशंस अपलोड होंगे। तो आज 28 सितंबर है, तो बेसिकली प्रोनाउंस की क्लास है। और मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप में से कोई भी नया स्टूडेंट है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले हमें थ्योरी आनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने ये सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं जो मैं इस बुक के करवाने वाला हूँ, बहुत थोरो तरीके से, मतलब काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं। 4-4 5-5 घंटे की वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए। उसके बाद क्वेश्चंस वहाँ पे भी कुछ हैं और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। रेडी हैं जी? करें शुरुआत करें। पीडीएफ तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोगों को मिलती है। तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंसेज फॉर इट सेल्फ। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है और बोर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन को बच्चे जनरली सिंगुलर मान लेते हैं, लेकिन आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर भी होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल भी होते हैं। सर कब सिंगुलर होते हैं, कब प्लूरल होते हैं? जब कभी भी वो ग्रुप की बात करें तो वो सिंगुलर होते हैं, और जब कभी भी वो मेंबर्स का सेंस दे तो वो प्लूरल होते हैं। याद करो, मैंने एक एग्जांपल बताया था टीम वाला। मैंने कहा द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टीम कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर की तरह यूज़ हुई है क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन मैंने कहा द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, जो टीम है बच्चों की तरह लड़ रही है। मैंने टीम्स नहीं कहा, मैंने अभी भी टीम ही कहा है। तो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है? टीम के मेंबर्स का सेंस आ रहा है कि अगर टीम बच्चों की तरह लड़ रही है तो मतलब टीम के मेंबर्स लड़ रहे हैं, तभी टीम आर बोला है। पहले वाले में टीम इज़ बोला था क्योंकि वहाँ ग्रुप था, यहाँ मेंबर्स है। अब आप पढ़ के बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि वो ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ चाहते हैं और अलाउंसेस चाहते हैं, तो उनके मेंबर्स चाहते हैं ना। बेसिकली यहाँ पे सदस्यों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बोर्ड कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर की तरह यूज़ नहीं हुआ है, प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है। प्लूरल की तरह यूज़ हुआ तभी तो आप देखिए ना, आगे वर्ब भी वांट लिखी हुई है, वांट्स नहीं लिखी हुई है, और प्लूरल लिखी हुई है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो बेटा फिर यहाँ पे प्रोनाउन भी तो प्लूरल करेंगे ना। ये इटसेल्फ किसके लिए आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आया हुआ है। तो जब मेंबर्स की बात हो रही है तो इसे भी देमसेल्व्स करेंगे ना। समझ में आया? बहुत आसान था। चलिए आगे चलते हैं। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, बहुत आसान है। आप लोग को पता है कि अगर खाली यू से रिलेटेड प्रोनाउंस की बात करनी है तो यू से रिलेटेड यू होता है, योर होता है, योर्स होता है, योर सेल्फ होता है। अगर खाली आई से रिलेटेड बात करनी है तो मी होता है, माई होता है, माइन होता है, माई सेल्फ होता है। लेकिन अगर दो दो प्रोनाउन एक साथ आ जाए तब हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि अब कौन सा आएगा। तो अगर मान लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आपको एक साथ दिखाई देते हैं तो आपने इस केस में सबसे पहले आगे जो प्रोनाउंस यूज़ करने हैं वो सबसे छोटे के अकॉर्डिंग करने हैं। मतलब सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, मतलब नंबर्स में जो सबसे छोटा हो। तो फर्स्ट पर्सन डिजिट में छोटा है ना, 2 3 से छोटा 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा, वो भी प्लूरल वाला आएगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल वाला। क्यों? क्योंकि 1 2 3 लोग हैं ना, जो प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तीनों के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। तो जो सबसे छोटा होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो फर्स्ट और थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, बस आई लिखा हुआ है और ही लिखा हुआ है, तो तब भी सबसे छोटे के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, लेकिन उसका भी प्लूरल वी वाला होता है, याद हो तो आपको, है ना। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वी होता है, उस वी वाले प्रोनाउन आएंगे। जैसे अगर मैं मान लूँ 2 और 3 की बात करूँ, सेकंड पर्सन लिखा हो सेंटेंस में और थर्ड पर्सन लिखा हो, सबसे छोटा कौन सा है डिजिट में? 2 है ना, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग या प्रोनाउन आएगा आगे। तो बेसिकली हमको पता है अगर फर्स्ट पर्सन लिखा है तो आगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन लिखा है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन जब मिक्सचर में आते हैं ना कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाए मिला के, तब कन्फ्यूज़न होती है। तो मैंने कहा जो सबसे छोटे डिजिट वाला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और उसका भी प्लूरल इसलिए क्योंकि 1 2 3 लोग हैं।
तो ऐसे ही 2 3 में भी मैंने कहा जो सबसे छोटा है मतलब सेकंड पर्सन सबसे छोटा है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और उसका भी प्लूरल। प्लूरल क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे है, यस और नो। तो अब आप यहाँ पे देखो यू एंड आई बोला हुआ है, यू एंड आई, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। डिजिट में सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो आगे बेटा जो प्रोनाउन आएगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, और फर्स्ट पर्सन का भी प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, और वी से रिलेटेड जितने भी होते हैं, वी, अस, आवर सेल्स, सुना होगा आपने। अब आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा यूज़ करूँ, तो ये चेक करो माई कौन सा केस होता है। माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और फिर वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? आवर होता है। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? आवर आएगा, ठीक है। यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। थर्ड है हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। यहाँ पे ना आगे योर एफर्ट्स होना चाहिए था अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, कि उसके जो एफर्ट्स हैं विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर एफर्ट्स, मतलब कि उसके एफर्ट्स को ज़्यादा सक्सेस दिलाएंगे अगर कंपैरिजन करें आपके एफर्ट्स से। तो पूरा बोलना था योर एफर्ट्स, लेकिन एफर्ट्स रिपीट हो जाएगा, आपको पता है, और रिपीटिशन को हटाने के लिए तो प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ये भी पढ़ाया हुआ है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन आता ही आता है। एफर्ट्स यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन एफर्ट्स लिखेंगे रिपीट हो जाएगा, तो इन दोनों को हटा के आप लोग योर्स टर्म यूज़ कर सकते हैं। योर्स का मतलब भी वही सेंस देगा, योर एफर्ट्स, क्योंकि योर्स का मतलब भी योर कोई योर प्लस नाउन होता है ना, योर्स का मतलब भी योर प्लस कोई भी नाउन, याद आ रहा होगा। काफ़ी अच्छे से समझाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, किसी भी तरीके से अगर 2 नाउन आपके एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले ईच एंड एवरी यूज़ हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। आगे देखो वर्ब भी सिंगुलर है, तो आगे जो प्रोनाउन है बेटा वो भी सिंगुलर आएगा, देयर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। गॉट इट? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आपको याद है अगर दो नाउन आपके एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले आर्टिकल आ जाए, तो 2 अलग अलग पर्सन होते हैं, 2 अलग अलग पर्सन है तो प्लूरल काउंट होता है। इसलिए देखो आगे प्लूरल वर्ब है, लेकिन आगे प्रोनाउन भी तो प्लूरल आना चाहिए, तो बेटा हिज नहीं आएगा, देयर आना चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है ना। चलें बच्चे आगे, चलिए बड़े प्यारे बच्चे हैं। अगला देखते हैं 6th क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो इन्हें फटाफट वीडियो को पॉज करके। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। यहाँ पे हु आप देख पा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना। रिलेट कर रहा है एवरीबडी को भी, एवरीथिंग को भी, मतलब नॉन लिविंग को भी और लिविंग को भी। तो लिविंग के लिए बेसिकली ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हु वाले, और नॉन लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं विच वाले। लेकिन यहाँ पे दोनों को रिलेट करना है, तो दोनों को रिलेट करने के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को रिलेट करने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट आता है, ठीक है सर। नन ऑफ दीज 2 प्रिंसिपल्स, 2 की बात हो रही है, नन तो 2 से ज़्यादा के लिए आता है, 2 के लिए बेटा नाइदर का यूज़ करते हैं, हाँ कि ना। नन ऑफ दीज 2 प्रिंसिपल हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, क्लियर। ईच ऑफ द 4 ग्रेट, अच्छा यहाँ पे हैज़ ही आएगा क्योंकि नाइदर मेन सब्जेक्ट और वो सिंगुलर है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज़ वर्थ रीडिंग, 4 की बात हो रही है, और ईच यूज़ कर सकते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। मेरे ख्याल से इसके अंदर नो एरर है, बिल्कुल सही, नो एरर है, 8वें में कोई मिस्टेक नहीं है। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी के आगे झुकना, किसी को नतमस्तक, ऐसे जो हम माथा टेकते हैं किसी के आगे, बेसिकली मंदिर में जाते हैं या गुरु के आगे अपना, जैसे जो अपना मस्तक है उनके चरणों में रखते हैं, है ना। तो प्रोस्ट्रेट वो होता है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद आ रहा होगा, वहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे जैसे कि एन्जॉय, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्विट। इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। प्रोस्ट्रेट भी उसी कैटेगरी का है। अगर इनके डायरेक्ट बात ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आते थे ये। तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं बिफोर लिखा हुआ, बिफोर तो प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपो के बाद तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एन्जॉय, अम्यूज, एक्विट, अवेल, प्रोस्ट्रेट, इनके बाद तो नाउन प्रोनाउन आता ही आता है। अगर ना आए तो कहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर हम लोग लिखते हैं, तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, ठीक है जी, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, ध्यान रखिएगा, काफ़ी डिटेल में बताई हुई है ये बात, ठीक है। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव। कह रहा है कि जो डॉग मैंने खरीदा है वो ज़्यादा खुंखार दिखता है देन यू हैव। यहाँ पे अधूरा सेंस आ रहा है, अगर आप हिंदी निकालने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखोगे तो अधूरा सेंस आ रहा है कि जो डॉग मैंने बाय किया है वो ज़्यादा फेरोशियस है
जो तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है, बेसिकली जो डॉग तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा फिरोशियस है, ये बताना था। तो यहाँ पे द डॉग टर्म मिसअंडरस्टूड, आपको नहीं लग रहा द डॉग यू हैव ऐसा यहाँ पे होना चाहिए था कि द डॉग आई हैव बोट लुक्स मोर फिरोशियस, मतलब खूंखार। तो डॉग आई हैव बोट लुक्स मोर फिरोशियस देन द डॉग यू हैव, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन डॉग डॉग तो रिपीट हो रहा है। बताओ मुझे, तो रिपीटिशन नाउन के अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, तो डॉग की जगह आप वन यूज़ कर देंगे तब भी वही सेंस देगा, वन भी एक प्रोनाउन होता है। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिरोशियस देन द वन यू हैव, देन द वन का मतलब देन द डॉग यू हैव, डॉग को नहीं लिखा था, डॉग रिपीट हो जाता, नाउन का ऑफकोर्स रिपीटिशन हो जाता है ना। चलिए आज ये वीडियो को पोस्ट करिए। ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, आपको पता है एज और देन के बाद कौन सा केस आएगा कंपैरिजन में, तो आपको देखना होता है कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है, वर्ब से पहले। तो बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, आई आना चाहिए यहाँ पे। और आपको पता है ऐसे केस के अंदर एम अंडरस्टूड होता है, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई एम, ठीक है। द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स डॉन, डैगर्स डॉन का मतलब होता है किसी से हॉस्टिलिटी रखना, किसी के प्रति मन में खटास रखना, नफरत रखना, ठीक है, उसको हम डैगर्स डॉन कहते हैं। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की शान के खिलाफ समझते हैं बात करना। 5 की बात हो रही है बेटा, 5 के लिए तो वन अनदर का यूज़ करते हैं, याद हो तो, है ना, वन अनदर। और 2 के लिए ईच अदर का यूज़ करते हैं, है ना, शी एंड आई लव ईच अदर, ना कि वन अनदर। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड नहीं होगा, वन है तो वन से रिलेटेड प्रोनाउन आने चाहिए, और वन से रिलेटेड प्रोनाउन वंस आएगा यहाँ पे, ONE अपोस्ट्रोफी, यस वंस, है ना। वन है तो वन से रिलेटेड ही हिज लिखा हुआ है, वो तो ही वाला प्रोनाउन है। चलो, इफ समवन हैज अराइव्ड, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। समवन, समबडी, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, अपने बाद वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेते हैं, ही वाले मेरे ख्याल से नो एरर है, चेक कर लेते हैं, नो एरर है। चलिए, द क्रिमिनल विच वॉज चेंज्ड, यहीं से गलती समझ में आ रही है, विच क्रिमिनल के लिए कैसे आ सकता है, हु आना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि क्रिमिनल आपका ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के लिए बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं, है ना। चले आगे चलिए जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव ऑन करेंगे, फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए। चलिए, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। क्या मिस्टेक है, तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी ये सब सिंगुलर होते हैं, आगे सिंगुलर वर्ब आई हुई है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट यही होता है बेसिकली, यस और नो, मतलब इसी को ही हु रिलेट कर रहा होता है ना, ध्यान से देखो ना। तो एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पेज एज देयर नहीं आएगा, क्योंकि एवरीबडी, समबडी, नोबडी सिंगुलर होता है, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो ही वाले होते हैं, तो यहाँ हिज आना चाहिए क्योंकि देयर लिखा हुआ है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ही में पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, तो ऑफिसर मेन सब्जेक्ट है, एज वेल एज से पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, आप लोगों को पता है, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑफिसर ने एब्सेंट किया है देमसेल्व्स, गलत हो गया, क्योंकि जब मेन सब्जेक्ट ये है तो वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, एज वेल एज, अलॉन्ग विद से पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये सब प्रेपोजिशन फ्रेज होते हैं, प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं ये बात, तो ये मेन सब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब एब्सेंटेड इसके अकॉर्डिंग है तो प्रोनाउन भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हिमसेल्फ होना चाहिए, यस और नो, क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम नहीं आएगा, ही आना चाहिए, कारण क्योंकि देन के बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखो भाई किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है बेटा, वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, इसमें आगे इज अंडरस्टूड होता है, आप लोग जानते हैं। ही ने इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन को एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, एन्जॉय, अम्यूज, अवेल, एक्विट, एब्सेंट, ये देखो एब्सेंट ऊपर देखो, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, इन सब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है क्योंकि आगे फ्रॉम था, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, प्रेपोजिशन लिखी थी। सिमिलरली यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बाद टू लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन है, इनके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन है ही नहीं, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आता है, क्योंकि ये सब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बनना चाहिए, समझ में आया पॉइंट। चले, द प्लेयर्स हुम वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस, तो आपने देखा हुम रिलेट कर रहा है प्लेयर्स को, ह्यूमन बींग है,
क्या मिस्टेक है इसके अंदर, शायद हु और हुम वाला है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये सब्जेक्टिव केस है, इसे वर्ब चाहिए होगी, साथ में वर्ब नहीं लिखी है तो हम पीछे से चल के आते हैं, वो वर्ब इसकी होती है। आर वर्ब लिखी हुई है, द प्लेयर्स प्लूरल है, आर प्लूरल है, इसको सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, इनका कोटा पूरा हो गया। आगे आप देखिए हैव सिलेक्टेड आपका एक वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब होती है, तो बेटा वी उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। आगे ये होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, अगर मैं यहाँ हु लिख दूंगा तो उससे वर्ब चाहिए होगी, वर्ब यहाँ पे है नहीं, तो और होम ही आना चाहिए यहाँ पे। मेरे ख्याल से नो एरर है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, चेक करें, नो एरर है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। द गेस्ट होम वी आर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ, ये भी शायद होम वाला है, होम रिलेट कर रहा है ह्यूमन बींग को, इतना तो सही है, लेकिन हु और होम में से चेक करो, सब्जेक्ट है हाँ जी, साथ में वर्ब नहीं है तो पीछे वाली वर्ब उसकी होती है, पीछे से चल के आए तो ये रही वर्ब, देखना एक बार, गेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे एस करो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, GUEST ऐसा आएगा, प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। तो गेस्ट आपका है यहाँ पे और ये आपकी वर्ब है, यस और नो, गेस्ट है इधर और ये आपकी वर्ब है। दोबारा करवा देता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इस वजह से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं, मुझे याद है जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो टाइपिंग मिस्टेक थी, खैर कोई बात नहीं। तो ये बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, साथ में उसकी वर्ब है या नहीं है, नहीं है, तो पीछे से चल के आओ, पीछे से चल के आए तो ये रही उसकी वर्ब, द गेस्ट आर, प्लूरल को प्लूरल मिला। अब आप ध्यान से देखिए, आर टॉकिंग ये भी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और साथ में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिला, वर्ब को सब्जेक्ट मिला, इनका कोटा पूरा। अब आगे देखो हैव कम, एक और वर्ब है, एक और वर्ब है तो एक और सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन होता है, हु होता है। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा बताता हूँ, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट था, उसे वर्ब चाहिए होगी, तो इस सब्जेक्ट को वर्ब मिली आर, ध्यान से देखना, आर टॉकिंग को वर्ब को सब्जेक्ट मिला वी, तो इनका कोटा पूरा और इनका कोटा पूरा। अब देखो हैव और कम, ये एक और वर्ब है, एक और वर्ब है तो एक और सब्जेक्ट भी होगा, कोई वर्ब बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकती, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, हु आएगा। देर इज नन हु कैन हेल्प यू, ध्यान रखिएगा, नन लिखा हो, ओनली लिखा हो, द सेम लिखा हो, द फ्यू लिखा हो, एवरीथिंग लिखा हो, इनके लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है, पढ़ाई हुई बात है ये भी। देखो अगली लाइन में द सेम लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या आता है, दैट आता है। होम एवर कम्स लेट, गलत हो गया, वर्ब को बेटा सब्जेक्ट चाहिए, होम तो ऑब्जेक्ट होता है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे आप, हु करेंगे, हु एवर। देखो हु और हु एवर एक बात है, होम और होम एवर एक ही बात है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ओनली लिखा हुआ है, द सेम हो, ऊपर देखो द सेम हो, नन हो, द फ्यू हो, ओनली हो, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है सर। चलो, शी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड शी, अच्छा ओके, समझते हैं इसे, ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, इसे समझो पहले। एक्चुअल में सच के साथ हम लोग एज का यूज़ भी करते हैं, मैं रंग थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना, सच के साथ एज भी आता है और सच के साथ दैट भी आता है, दोनों आते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब एज आता है कब दैट आता है, तो पहले तो ट्रांसलेशन से बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर का लॉजिक भी बता दूंगा। सच के साथ एज तब आता है जब ये वाला सेंस देना हो, ऐसा और जैसा, अभी एग्जाम्पल भी देंगे, ऐसा जैसा, ठीक है। और सच के साथ दैट तब आता है जब ऐसा सेंस देना होता है, ऐसा की। एग्जाम्पल के तौर पे पहले इसको देखो, फिर इसको समझाता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहले नीचे वाले को देखो, सच दैट वाला, कि हर एटीट्यूड इज सच दैट एवरीवन डिसलाइक हर, कि मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा है कि हर कोई उसे नापसंद करता है, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि हर कोई उसे नापसंद करता है, ऐसा की, क्या ऐसा की बात हो रही है, सच दैट आया हुआ है। या फिर आप इस बात को ऐसा भी बोल सकते हो कि सच इज हर एटीट्यूड दैट एवरीवन डिसलाइक, मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा है कि हर कोई डिसलाइक करता है, देखो वही सेंस आ रहा है। ऐसा की का जब सेंस आता है तो हम बेसिकली सच और दैट का यूज़ करते हैं, और जब ऐसा जैसा का सेंस आता है सच एज का यूज़ करते हैं। लेकिन सर आपने इसके तो एग्जाम्पल दिए नहीं, अभी समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और उस केस में ना एज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन वैसे तो हु होता है और आपका विच होता है, दैट होता है, लेकिन एज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने 26 क्वेश्चन है, आप पहले ट्रांसलेशन से ही बता दो। चलो एक बार, ऐसा की का सेंस आ रहा है या ऐसा या जैसा का सेंस आ रहा है, पढ़ते हैं सेंटेंस। शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, वो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, या फिर वो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा मैंने एक्सपेक्ट की थी, जैसा मैंने उम्मीद की थी वो उतनी ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जैसे मैंने उम्मीद की थी वो वैसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो जैसा वैसे का सेंस आ रहा है या जैसा की का आ रहा है, जैसा की थोड़ी बोल सकता हूँ,
कि वो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, कोई सेंस नहीं आ रहा। वो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, वो उतनी ही वैसी ही उतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये वाला सेंस आ रहा है ऊपर वाला। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लियर? पक्का? वो ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब ये तो हो गया ट्रांसलेशन से, समझ में आ रही है बात? ये ट्रांसलेशन से हो गया। आपने क्या किया भाई, सच के साथ दैट नहीं आ सकता, सच के साथ एज आएगा, आपने लगा दिया यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है कि सर अगर मान लो ट्रांसलेशन से नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझाओ, तो कॉन्सेप्चुअली समझना तो 27th भी इसी तरीके का है, तो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं थोड़ा सा इसे। सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम। अब सच के साथ एज भी आता है और सच के साथ दैट भी आता है। जैसे ऊपर वाले केस में था, मैंने पढ़ा है सच के साथ एज भी आता है, सच के साथ दैट भी आता है। अभी बताया था सच के साथ दैट कब आता है, जब जैसा की का सेंस देना हो, और सच के साथ एज कब आता है, जब जैसा वैसे का सेंस देना हो, है ना। अब नीचे वाले में आप देखो तो ट्रांसलेशन से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी नहीं कि सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, कि वो ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन है जैसा वो आया है कुछ। देखो आप कंफ्यूज हो गए, हुए या नहीं हुए। अब मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट है या फिर दैट की रिक्वायरमेंट है। पहली बात, जब भी सच के साथ दैट आता है तो उस केस में ये सच दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, पहला पॉइंट तो ये। लेकिन जब भी सच के साथ एज आता है तो एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेट करने वाला यहाँ पे प्रोनाउन होता है। और आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हैज कम वर्ब आई हुई है और उसका सब्जेक्ट ये है मैन, तो फिर बीच में हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा ना जो कि इसको रिलेट करे। और सच के साथ एज जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एज आएगा, नो एरर। दोबारा बताऊँ, दोबारा समझाता हूँ क्या कहा मैंने, दोबारा बता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सीखो। सच एज है और सच दैट है, ठीक है। जब भी सच दैट होता है तो वो कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, मतलब कभी किसी को अपने पहले वाले नाउन प्रोनाउन को रिलेट नहीं कर सकता है। लेकिन सच एज में जो एज होता है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो हु की तरह काम करता है, वो हुम की तरह, वो विच की तरह काम करता है, वो रिलेट भी करता है, ठीक है। आपने देखा सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम, आपको ये चेक करना था कि सच के साथ एज आएगा या दैट आएगा, तो आपने चेक किया कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है। आगे लिखा हुआ हैज कम, वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट आपका यही बना होगा, मैन की तो बात हो रही है, मैन ही तो आया, तभी तो आगे सिंगुलर वर्ब है, ध्यान से देखो। लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन सच के साथ एज होता है, ना कि दैट होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, वर्क्स और बॉय को कौन बीच में लिंक कर रहा है, हु लिंक कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, बॉय हु को देख पा रहे हैं, मैं लिख दूं सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। तो आप देखिए वर्क्स वर्ब है, उसका सब्जेक्ट कौन है, ये है, तो रिलेट तो हु ही कर रहा है ना, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया है ना, तो यहाँ पे बेटा बीच में रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, क्योंकि वर्ब आई है, उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पे रिलेट करने वाला चाहिए। समझ में आया सबको अच्छे से? 100%। तो जहाँ पे आप ट्रांसलेशन से कर पा रहे हैं वहाँ ट्रांसलेशन से कर दीजिए, जहाँ ट्रांसलेशन का लॉजिक नहीं लगता है वहाँ आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, दो की बात हो रही है, दो पिक्चर्स की बात हो रही है, दो में तो कभी एनी आता ही नहीं है, आइदर का हम लोग यूज़ करते हैं, यस और नो। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, आपको याद है ईच एवरी की मैंने एक वीडियो बनाई है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जिसमें मैंने समझाया है कि कभी भी एवरी जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है हमेशा, और सब्जेक्ट के प्लेसेस पे हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, लेकिन एवरी तो एडजेक्टिव होता है। तो ये कैसे आ गया? तो मैंने कहा था इस केस में एवरी के बाद वन लगा दो, जिसमें वन मेन सब्जेक्ट हो गया, एवरी उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। याद आ रहा है? बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ईच एवरी की, किसी ने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत प्यारी वीडियो। तो यहाँ पे एवरी ऑफ दी 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन दी कॉर्नर, 5 की बात हो रही है, प्रत्येक के लिए एवरी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे जो इस डेक्स्ट्रस, इस जो वर्ब लिखी हुई है उसका सब्जेक्ट एवरी बना दिया कि 5 चिल्ड्रन जो वहाँ कॉर्नर में खड़े हैं उनमें से प्रत्येक डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल है, उनके अंदर कला है पेंटिंग की। 5 बच्चे जो वहाँ खड़े हैं उनमें से प्रत्येक डेक्स्ट्रस है, प्रत्येक स्किलफुल है। तो बेसिकली बेटा ये वाली जो वर्ब है ये इसका सब्जेक्ट एवरी है, लेकिन एवरी तो एडजेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट कैसे बन सकता है? सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो क्या करें, एवरी के आगे वन लगा दो। इस केस में वन मेन सब्जेक्ट हो गया, एवरी उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन ऐसे बोला जाता है,
ठीक है। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना होता है। तो उसने पापा से परमिशन मांगी लेकिन उसके पापा ने नहीं दी। क्या नहीं दी, कुछ बताओ ना। परमिशन नहीं दी, ट्रांजिटिव वर्ब है, मीनिंग इनकम्प्लीट आ रहा है। परमिशन के लिए आप ऑब्जेक्ट के केस में इट यूज़ कर सकते हैं। हिज फादर डिड नॉट गिव इट, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलिए, ये आपके सामने लिखा हुआ एक बार देख लेना। कोशिश करूंगा सच एज की एक अलग से वीडियो में बना दूं। अभी मैं यहाँ पे और डिटेल में बता सकता था लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बना दूं इसकी मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। तो आप लोग देख पा रहे हैं माई सेल्फ जो है वो विल एंजॉय से पहले लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं माई सेल्फ तो हमेशा ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में होता है, कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे मैंने कहा कि माई सेल्फ इज तरुण ग्रोवर, ये गलत है। आई एम तरुण ग्रोवर होता है। माई सेल्फ बेसिकली ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है अगर कभी आता है तो, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट की जगह पे है। तो इसका सब्जेक्ट लिखो पहले क्या है, आई। अब आप ऑर्डर भी चेक कर लो कि 231 ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन होता है ना। तो यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो हाँ पहले सेकंड बाद में फर्स्ट आता है। तो यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज। अच्छा एक चीज़ आपने और नोट की कि एंजॉय एक ऐसा शब्द होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, एंजॉय, अम्यूज, अवेल, अक्विट, है ना। तो देखो पार्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन आया हुआ है। यस और नो। दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग सैट द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। आप ध्यान से देखिए कि जो हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट कर रहा है, दे को रिलेट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी जो दे शब्द होता है ना वो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं बन सकता है। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट एक ऐसा शब्द होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। कौन वर्क्स हार्ड, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। बॉय जो हु है वो बॉय को रिलेट कर रहा है, हु बॉय को रिलेट कर रहा है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो बॉय उसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट है जिसको वो रिलेट कर रहा है। तो एंटीसीडेंट एक ऐसा वर्ड होता है जिसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है। यस और नो। हाँ, दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। ये विच किसको रिलेट कर रहा है, हाउस को रिलेट कर रहा है। तो दे कभी भी एंटीसीडेंट की जगह पे नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जनरली दे और जो देम जैसे शब्द होते हैं ये एंटीसीडेंट की जगह पे नहीं होते। कहने का मतलब इनको कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम बेसिकली नहीं यूज करते दे और देम को। इसके जगह हम लोग दोज का यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक एरर है। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ दे हु डांस वेल विल बी रिवॉर्डेड, गलत हो जाएगा। दोज हु डांस वेल, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट कभी दे नहीं बन सकता। आई लव दोज हु टॉक पोलाइटली। आई लव दोज हु टॉक पोलाइटली, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो उसके पहले अगर मैं आई लव दे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो दे कभी भी एंटीसीडेंट का काम नहीं कर सकता, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नहीं आता। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर लिखा हो कभी कि इट वॉज दे, है ना, इट इज़ दे, ऐसे करके स्ट्रक्चर लिखा हो तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम लोग दे का यूज़ कर सकते हैं, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और एक स्ट्रक्चर और होता है जिसमें दे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आ भी जाता है एंटीसीडेंट की तरह। ये वाला एक्सप्रेशन होता है दे जब थोड़ा दूर लिखा हो रिलेटिव प्रोनाउन से। बेसिकली यहाँ पे जो हु है ये दे के लिए आया हुआ है कि दे आर ऑल्सो सिक्योर्ड हु हैव टिकट्स, मतलब वो लोग भी सिक्योर हैं जिनके पास टिकट है ना। कौन लोग सिक्योर हैं, जिनके पास टिकट है। बेसिकली ये हु भी दे के लिए आया हुआ कि ये भी सिक्योर्ड हैं जिनके पास टिकट है, टिकट्स दे के पास है ना। तो दे अगर थोड़ा दूर लिखा हुआ है तब हम एंटीसीडेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में दे आया हुआ है तो एंटीसीडेंट की तरह आ सकता है। जनरल तरीके से हम दे का यूज कभी एंटीसीडेंट में नहीं करते हैं, वहां दोज आता है। तो आप क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो देखो जनरल तरीके से लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले डायरेक्ट दे नहीं यूज कर सकते, दोज आना चाहिए। या तो इट इज दे वाला स्ट्रक्चर होता तो आ सकता था, या दे पहले लिखा होता रिलेटिव प्रोनाउन बाद में लिखा होता तो आ सकता था। जैसे देखो अगले वाले केस में यही है, ध्यान से देखो दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपैथाइज। अब ये हु किसके लिए आया हुआ है, सिंपैथाइज कौन करेगा, सहानुभूति कौन दिखाएगा, गरीब दिखाएंगे या दे दिखाएंगे। अरे गरीब के तो प्रति दिखाई जाती है ना, सहानुभूति जो दिखा रहा है वो दे दिखा रहा है। बेसिकली जो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है ये दे के लिए आया हुआ है। ध्यान से देखो कि वो लोग मदद करते हैं गरीब लोगों की, जो लोग सिंपैथाइज करते हैं, सहानुभूति करते हैं गरीब लोगों के साथ जब उन पे बुरा टाइम आता है, इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। आप ध्यान से नोट कर पा रहे हैं, सहानुभूति वो लोग दिखाते हैं किसके प्रति, गरीबों के प्रति। ये देम आया हुआ है पुअर के लिए,
ये वाली जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट बेसिकली ये है, तो हु रिलेट किसको कर रहा है, दे को रिलेट कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं दूर है, याद आ रहा है, इस केस में दूर है तो रिलेट कर सकता है, एकदम बगल में है तो नहीं रिलेट हो पाता, या फिर इस वाले स्ट्रक्चर में रिलेट कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर अब सही लिखा हुआ है। कौन से वाला, 33rd में नो एरर है। चेक करें एक बार, चेक कर लेते हैं भाई नो एरर है या नहीं है। हाँ जी नो एरर है। 34 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब वो कह रहा है कि उसने वो सारा फर्नीचर भेज दिया पटना जो उसने परचेज किया था। अब बताओ पटना को परचेज किया था या फर्नीचर को परचेज किया था। अरे दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता तो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता, तो पटना को थोड़ी परचेज किया होगा, फर्नीचर को किया होगा, तो उसको उल्टा कर दो आप। ही सेंट टू पटना ऑल दी फर्नीचर, तो फर्नीचर यहां आ जाएगा तो फिर दैट फर्नीचर को रिलेट कर देगा और फर्नीचर को ही बाय कर सकते हैं। तो ऐसे बनना चाहिए, ही सेंट टू पटना ऑल दी फर्नीचर। यू से इट इज योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज माई। माई तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन आता ही आता है। तो आप कहोगे सर प्रॉब्लम्स को लिख देते हैं। लो भाई प्रॉब्लम्स को लिख दिया जिसकी बात हो रही है। यू से इट इज योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम्स तो रिपीट हो जाएगा। तो आपको पता है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटा के एक ही शब्द यूज कर सकते हैं, माइन। हाँ कि ना, समझ में आ रही है ना चीजें आपको। हाँ समझ तो जाते हैं आप लोग, इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल ऐसी बात थोड़ी है, नहीं है इंटेलिजेंट, यह है। देखो जो बच्चे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं और उनका ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। क्योंकि जनरली बच्चे तो बीच में ही मुंह मोड़ लेते हैं, बीच में ही दम तोड़ देते हैं। कुव्वत नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को चीज़ें इसलिए समझ में आती हैं क्योंकि बेस से पढ़ाई गई चीज़ें हैं। बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। बच्चे का बेस अच्छा होता है तो उसको कितना भी एडवांस लेवल पे ले जाइए वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है चीज़ों को, अगर वो सीखने वाला है तो, बशर्ते, है ना। सीखने वाला नहीं है तो आप वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टीचर भी उठा के ले आइए, वो भी उसको नहीं सिखा सकता, है ना। हाँ कि ना। इसलिए जनरली हम लोग कहते हैं इसने मुझे नहीं समझाया, इस टीचर ने, उससे समझ लेता हूँ, वो बढ़िया पढ़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। खुद की एबिलिटी होती है सीखने की। आप सीखने वाले हैं तो पापा मम्मी कहा करते थे सरकारी स्कूल में भी बच्चा पढ़ लेता है। मेरे भी ऐसे आज के टाइम पे बहुत सारे दोस्त हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो किससे हम पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, कौन पढ़ने वाला है उसकी एबिलिटी मैटर करती है कि उसके अंदर कितनी सीखने की लालसा है। यस और नो। थोड़ा बहुत देखो पढ़ाने वाले पे भी ऐसी बात नहीं है कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका भी रोल होता है, लेकिन ज़्यादातर रोल स्टूडेंट का ही होता है। यस और नो, हाँ कि ना। चलें। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन मुजफ्फरपुर। एक बात बताओ, पटना के होटल्स ज़्यादा लग्जूरियस है मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर के होटल से, मुजफ्फरपुर के होटल से। यहाँ पे होना चाहिए था देन दी होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, लेकिन होटल होटल रिपीट हो जाएगा। याद आ रहा है, फॉल्टी कंपैरिजन वाला है, देन दोज ऑफ बोलेंगे। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। दोज ऑफ मुजफ्फरपुर का मतलब दी होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, एक ही बात है ना। आर्टिकल्स पब्लिश इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। एक बात बताओ, कह रहा है इस वाली मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल्स बेटर हैं उस वाली मैगजीन से या उस वाली मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल से। अरे उस वाली मैगजीन में पब्लिक हुए आर्टिकल से बेटर है ना। कंपैरिजन किसका हो रहा है, वो आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए इस वाली मैगजीन में। तो जो इस वाली मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल्स हैं वो बेटर हैं उस वाली मैगजीन से या उस वाली मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल से। कंपैरिजन देख पा रहे हैं आप। तो यहां पे पता क्या होना चाहिए था, देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, इन दैट मैगजीन, ये होना चाहिए था। मतलब यहां पे इस वाली जगह पे ये टर्म आनी चाहिए कि द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। लेकिन आप देख पा रहे हैं आर्टिकल्स रिपीट हो रहा है, पब्लिश से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो ईडी वाली फॉर्म है, ये तो आपका यहाँ पार्टिसिपल है, लेकिन फर्क पड़ता है नाउन की रिपीटिशन से। नाउन की रिपीटिशन जब हटाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो आपको पता है आर्टिकल्स की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, दोज। यहाँ पे क्या कहा, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। दोज का मतलब आर्टिकल्स ही है, जैसे ऊपर हमने दोज किया था वो होटल्स के इक्वल था। चलो भाई 38 पे आ जाओ। ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रैदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। आपको पता है, बिल्कुल प्यार से इस बात को समझना,
कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होती है वो यही वाला उसका मेन सब्जेक्ट होता है, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आई होती है जनरली, अगर आप लोग देखेंगे तो अगर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई है तो प्रोनाउन भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। दोज प्लूरल है तो हिज कैसे आ गया, देयर आएगा ना। समझ में आ रहा है पॉइंट अच्छे से 100%। आप ये मत सोचिएगा वन ऑफ लिखा है तो सिंगुलर आएगा, वन ऑफ के बाद सिंगुलर तुरंत तब आता है जब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन ना हो। रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है तो ये बन गया सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई हुई है तो फिर प्रोनाउन भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, सोनाली इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव गॉट द प्राइज। अब हैव क्यों लिखा, क्योंकि गर्ल्स को रिलेट कर रहा है। सोनाली इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव गॉट द प्राइज, हैव क्यों, गर्ल्स की बात मेन हो रही है, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो बेटा यहाँ पे जो वर्ब आई हुई है वो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल है, तो फिर आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल देयर आना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, बॉयज ऑब्जेक्टिव है लेकिन आई सब्जेक्टिव है, मी करेंगे। ही क्लेम्स टू हैव रेड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश। अब ये हु कौन है, शेक्सपियर है या ट्रेजेडीज है, हु तो रिलेट करता है। अब कुछ बच्चे यहाँ हु को हटा के विच कर देते हैं, विच को करोगे तो विच एक ग्रेटेस्ट प्ले राइट कैसे हो सकता है, ग्रेटेस्ट प्ले राइट तो इंसान होगा ना। तो बेसिकली यहाँ तो हु ही लिखा रहना है, लेकिन यहाँ शेक्सपियर की रिक्वायरमेंट थी, उल्टा लिखा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, शेक्सपियर को उधर ले जाइए, ट्रेजेडीज को उधर ले जाइए। तो ही क्लेम्स टू हैव रेड द ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ऐसा कर दीजिए। ही क्लेम्स टू हैव, देखो ऐसा, ही क्लेम्स टू हैव रेड ऑल द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अब देखो उल्टा कर दिया आपने, तो हु अब शेक्सपियर को रिलेट कर रहा है और वही ग्रेटेस्ट प्ले राइट है। समझ में आया ना। चलें, शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। तीन बहनें हैं, तीन के लिए बेटा आइदर नहीं एनी आता है, या फिर एनी वन स्पेस वाला आता है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल। अब बड़े प्यार से समझते हैं, कैंडिडेट सब्जेक्ट है, हाँ जी सर, साथ में वर्ब लिखिए, नहीं सर ये वर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा जेरेंड और पार्टिसिपल वाली वीडियो बनाई है अभी कुछ दिन पहले, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो उसको भी देखो। ये जो आईएनजी वाली यहाँ फॉर्म है ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब होती तो इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन होता, लेकिन वो नहीं है। तो क्या करें सर, ये क्या है फिर, यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म किसको बोला जा रहा है, बीइंग किसको, कैंडिडेट को। कैंडिडेट क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में जो बताए एडजेक्टिव। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब एडजेक्टिव होती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपल है, वर्ब नहीं है। तो फिर इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, जब साथ में वर्ब नहीं लिखी होती है तो पीछे से ढूंढ के आया करो, पीछे से ढूंढो, पीछे से ढूंढो, कहाँ है। ये रही इज एलिजिबल। द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। मिलगी वर्ब, मिलगी, तो फिर ये ही सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है। अब अगर इस सब्जेक्ट को आपने ये वाली वर्ब दिलवा दी तो ही वाले सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, मतलब वर्ब एक्स्ट्रा है ही नहीं, वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, ही को हटा दो यहाँ से, तो ही एक्स्ट्रा यहाँ पे सुपरफ्लुअस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, बीइंग यहाँ पार्टिसिपल है। योर आर द, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन चाहिए। प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, लेकिन प्रॉब्लम्स रिपीट हो जाएगा तो आप उसकी जगह योर्स कर सकते हैं। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। इसके अंदर कोई मिस्टेक, यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी, नो मिस्टेक इसके अंदर। अरे 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 मिस्टेक है, सॉरी मेरे माइंड से भी उतर गया, कोई बात नहीं, आ जाइए। यहाँ पे कहाँ गया, दैट की जगह विच आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो हु जो रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है, हाँ जी सर। विच किसको रिलेट करता है, नॉन लिविंग को रिलेट करता है, हाँ जी सर। दैट किसको करता है, सबको करता है, हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे देखो किसको रिलेट करने की बात हो रही है कि आपने कभी भी अपने मास्टर के अगेंस्ट एक सिंगल शब्द नहीं बोला है, ये एस गलती से आया, ठीक है, एक सिंगल शब्द नहीं बोला है। और ये चीज़ आपकी लॉयल्टी का, आपके वफा का, आपके फेथफुलनेस का सबूत है कि आपने अपने मास्टर के प्रति एक शब्द गलत आज तक नहीं कहा है। अब यहाँ पे दैट किसको रिलेट कर रहा है, मास्टर को रिलेट कर रहा है, नहीं यू को रिलेट कर रहा है, नहीं, पूरी की पूरी बात को रिलेट कर रहा है। ध्यान से देखो पूरी की पूरी बात को, कि तुमने अपने टीचर के प्रति एक शब्द नहीं कहा है और ये पूरी की पूरी चीज तुम्हारी लॉयल्टी का एक सबूत है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे क्लोज को रिलेट किया जा रहा है। पूरे के पूरे क्लोज को हमेशा विच रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं एक बार, पूरे के पूरे क्लोज को जो विच रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, जैसे ही हैज पेड हिज डेट, उसने अपने कर्जे चुका दिए हैं,
ये क्लियर प्रूफ है उसकी इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी का। क्या क्लियर प्रूफ है ऑनेस्टी का? कि उसने कर्जा चुका दिया, ये पूरी की पूरी बात एक प्रूफ है। तो पूरे पूरे क्लोज को रिलेट करना है। क्लोज समझते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लोज कहते हैं। तो पूरे के पूरी बात को रिलेट करना है। पूरी बात को रिलेट करने के लिए विच यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 44th में विच आया। He lent me some money on the condition that I should return the same। अब एक और बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। द सेम शब्द जो होता है ना, कभी भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है, नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता। मतलब द सेम कभी लिखा होगा तो उसके बाद एक नाउन जरूर होगा। द सेम कार, द सेम बाइक, द सेम बॉय, द सेम गर्ल, द सेम टीचर, द सेम स्टूडेंट, द सेम कॉलेज, द सेम स्कूल, हमेशा इसके बाद नाउन जरूर होता है, क्योंकि द सेम हमेशा एडजेक्टिव होता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि सिर्फ द सेम अकेला लिखा हुआ है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। कि ही लेंट मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए एक कंडीशन पे कि मैं उसको लौटा दूंगा, द सेम को लौटा दूंगा। द सेम किसके लिए आया हुआ? मनी के लिए आया हुआ है। ये तो प्रोनाउन की तरीके से आ गया, जबकि द सेम तो हमेशा एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन होता है, नाउन तो है नहीं। और यहाँ पे द सेम मनी के लिए आया हुआ है कि उसने मुझे कुछ पैसे दिए इस कंडीशन पे कि मैं रिटर्न कर दूंगा उसको। किसको? मनी को। तो गलती होगी ना। तो सिंपल तरीके से नॉर्मल प्रोनाउन यूज करो इट का। द सेम बोलने में सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आई शुड रिटर्न इट। इट मतलब मनी की बात हो रही है। ऐसे द सेम यूज नहीं कर सकते, वो एडजेक्टिव की जगह पे होता है। चले बेटा, देयर वर 8 इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड 5 लेजी वन। एक बात बताओ, 8 मेहनती वर्कर्स हैं और 5 लेजी वर्कर्स बोलना था। वर्कर्स नहीं बोला है, उसकी जगह वन बोल दिया। तो वन को भी प्लूरल फॉर्म में लिखोगे ना, वंस लिखोगे ना, क्योंकि वर्कर्स तो रिपीट हो जाता, नाउन रिपीट हो जाता, तो प्रोनाउन यूज किया हुआ है वन, लेकिन प्लूरल वाला आएगा ना, ONES वाला आएगा ना, अपोस्ट्रोफी वाला नहीं, ONES प्लूरल वाला आएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेज हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। ये नो के बाद भी आपको बताना पड़ेगा क्या जानते। जैसे मैंने कहा, किसी भी सर्कमस्टांसेज में, किसी भी सिचुएशन में मैंने उसे हार्म नहीं किया और वो जानता है। क्या जानता है? वो इस बात को जानता है। ही नोज इट। आगे ऐसे अंडरस्टूड नहीं मान सकते। ही नोज इट। वो इस बात को जानता है कि मैंने कभी उसे हार्म नहीं किया। द बेगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। ये हुम वाला है, हुम रिलेट कर रहा है बेगर को, ह्यूमन बीइंग है। मेरे को लगता है हुम वाला चेक करते हैं। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, पीछे से चल के आओ, पीछे से टर्न्ड आउट, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। हैड सस्पेक्टेड वर्ब है, उसको सब्जेक्ट मिल गया। कोटा पूरा हो गया, इधर से इनका कोटा पूरा हो गया। यहाँ पे हुम ही आएगा, क्योंकि यहाँ अगर हु कर दिया उसे वर्ब चाहिए होगी, वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं, वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, नो एरर है। आई ऑर्डर्ड सम बुक। ऑर्डर्ड के डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन आता है, बिल्कुल सही है। ऑर्डर्ड टू कभी भी नहीं होता है, आई ऑर्डर्ड टू, है ना। आई ऑर्डर्ड फॉर भी नहीं होता। आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, किसी चीज़ के ऊपर करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। बट नन हैज़ अराइव्ड येट। येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, वो भी सही लिखा हुआ है। नन के साथ सिंगुलर आता है, ये भी सही लिखा हुआ है। सम बुक्स है, 2 से ज़्यादा है तो नन आ सकता है, नो एरर है इसके अंदर भी। आई डो नॉट अप्रिशिएट दोज हु। देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, याद आया, उसके पहले दे नहीं आता था, दोज आता था अगर कभी प्लूरल लिखना है तो। और आगे जो वर्ब आती है वो भी इसके अकॉर्डिंग आती है। दोज प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी प्लूरल है, लाफ, विदाउट एनी अपेरेंट रीजन, नो एरर है इसके अंदर। चेक कर लेते हैं, 48, 49, 50, नो एरर है। कैसी रही क्लास? बढ़िया रही, उम्दा रही। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। बीच बीच में और भी मैं सेशंस जो ये चल रही है ना क्लासेस, ये जो सेशंस आने वाले हैं 27, 28, 29, 30, 4, 7, 10, 13, 16, 19 को, इनके अलावा भी बीच बीच में सेशंस लाऊंगा। निश्चिंत रहिए, आपके लिए कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। सेशन को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, तो आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, तो कर दीजिए। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी देर तक रुके हैं तो आप आए हैं तो सेशन की डेट देख लीजिए, अगला सेशन कब आएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक कुर्सी बड़ी चूँ 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 कर रही है, कोई बात नहीं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर।